नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यह सर्वविदित बात है कि जनवरी 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज 10 जनवरी 2021 आज की विशेषता यह है कि संपूर्ण विश्व में हिंदी के लिए एक दिवस के रूप में, अगर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की यह परंपरा कब से आरंभ हुआ और इसके बारे में 2 मिनट हम चर्चा करेंगे। सबसे सर्वप्रथम 1975 में संपूर्ण विश्व में, मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन जो आरंभ किया, तत्समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आरंभ किया और इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में जब पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आरंभ किया था 10 जनवरी 1975 को यादगार में संपूर्ण विश्व में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की प्रथा आरंभ किया है। तब से लेकर अब हर 10 जनवरी के दिन संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। लगभग विश्व में 190 देशों में, लगभग 190 जो देशों में हिंदी बोलने वालों की आबादी है और इसके साथ साथ यह माना जाता है कि लगभग विश्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी में बोलने वाले हैं और इससे अधिक हिंदी को समझने वाले भी हैं। लेकिन अब विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में मैं आपके साथ कुछ चीज़ों के जानकारी और जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा और ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की ओर से 2 साल बुल्गारिया की जो राजधानी सोफिया में स्थित सोफिया विश्वविद्यालय में ऐसे विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ हिंदी, इसी को इंडिया चेयर भी कहते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ हिंदी के रूप में काम करने के लिए मुझको मौका मिला था। उस समय विदेशों में हिंदी पढ़ाते वक्त मेरे कुछ अनुभवों को आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम सब जानते हैं हिंदी ही नहीं कोई भी भाषा की शिक्षण में प्रांत, क्षेत्र या देश के संदर्भानुसार समस्याएं या तकलीफें उत्पन्न होना तो अति सर्वसाधारण सी बात है। इन समस्याएं या तकलीफों को समस्या के रूप में ना देखकर अड़चन या अवरोध के रूप में लेकर पार करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं। इस संदर्भ में सिद्धांत पक्ष पर जोर देने के बजाय मैं प्रायोगिक पक्ष पर कुछ चीजों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं पिछले 28 वर्षों से हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी पढ़ाते आ रहा हूँ। भारत में हिंदीतर प्रांतों में पढ़ाते वक्त आने वाली समस्याओं की तुलना में यूरोप, खासकर विदेशी संदर्भ और सोफिया के संदर्भ में कुछ ज्यादा है। भारत के संदर्भ में छोटे मोटे अंतर है, परंतु अधिकांश समान भी है। विदेशी संदर्भ अर्थात अब मैं यूरोप के संदर्भ में कुछ विषयों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सांस्कृतिक संदर्भ में आने वाली समस्याएं देखेंगे। बोलाराम का जीव कहानी को पढ़ाते वक्त स्वर्ग और नरक का संदर्भ ही देखिए। हम सब ऐसे अंग्रेजी में बताते कि स्वर्ग अर्थात हेवन, नरक हेल कहने से ठीक है, परंतु स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र, स्वर्ग और इंद्र के बारे में भारतीय परिवेश में किसी भी भाषा में भी पढ़ाते वक्त बिना कोई कठिनाई से समझा सकते हैं। परंतु सोफिया में पहले स्वर्ग से संबंधित भारतीय मान्यताएं और भारतीय मिथकीय संदर्भ आदि से संबंधित पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। वैसे ही स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र के बारे में और देवताओं के बारे में तथा विभिन्न पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझाना पड़ता है।
इन कथाओं से संबंधित अनेक चित्रों और वीडियो के द्वारा भी छात्रों को रोचकता के साथ पढ़ा सकते हैं। स्वर्ग के बाद बारी है नरक के। फिर यथातथ विभिन्न पौराणिक तथा मिथकीय संदर्भों के साथ साथ कथाओं से संबंधित अनेक चित्रों या वीडियो के माध्यम से सविस्तार विवरण देना अनिवार्य है। इसके बाद पाप और पुण्य तथा परिणाम एवं सजा आदि से संबंधित जानकारी देने के बाद ही हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न धर्मों से संबंधित मान्यताओं से तुलना करके सभी धर्मों से संबंधित मूलभूत एकता के बारे में भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न पौराणिक पात्रों का परिचय भी देना अनिवार्य है। इस प्रकार भारतीय वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि से संबंधित अनेक संदर्भों में कहानी से हटकर भारतीय परिवेश से संबंधित विभिन्न विषयों के साथ साथ यूरोप की तुलना करते हुए संपूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता है। आमतौर पर विदेश के संदर्भ में भारतीय भाषा तथा साहित्य पढ़ाते वक्त अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण दोनों देशों के बीच का अंतर ही है। यह अंतर अनेक स्तरों पर है। मैं मुख्यतः अन्य समस्याओं में ना जाकर संस्कृति, आचार व्यवहार तथा रीति रिवाजों से संबंधित समस्याओं के बारे में ही मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे लिए फायदा यह है कि मैंने अधिकांश समय हिंदीतर प्रांतों में ही पढ़ाया था। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु राज्यों में पढ़ाने का अनुभव विदेश में बहुत काम आया। वहाँ पढ़ाते वक्त आचार व्यवहार, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, शैली आदि से संबंधित कुछ अंतर दिखते हैं, परंतु दोनों से संबंधित समानताएं या विषमताओं के बारे में संक्षिप्त अंतर को समझाने से समस्या दूर हो जाती है। परंतु यूरोप के संदर्भ में और अधिक जानकारी देने की आवश्यकता है। पारिवारिक रिश्ते नाते से संबंधित बातें आती हैं। यहाँ भी भारतीय पारिवारिक संबंध और रिश्ते नाते से संबंधित पूर्ण जानकारी के बिना समझाना मुश्किल है। दोनों देशों में पारिवारिक व्यवस्था की बुनियादी अंतर है। पारिवारिक रिश्ते नाते का अंतर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी है, परंतु कुछ रिश्ते समान भी है। बुल्गारिया में भी एक बढ़िया, यहाँ मैं आपको बढ़िया आश्चर्य की बात यहाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी में जो देवर शब्द है, बुल्गारिया में भी देवर को देवर ही कहते हैं। एकाध समानताएं तो हो सकता है, आमतौर पर पारिवारिक व्यवस्था में ही बहुत अंतर तो है ही। ऐसे ही जो सहेली शब्द, जो गर्लफ्रेंड शब्द कहने से ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ लोग सहजीवन तो आम बात है, लेकिन बोलते हैं कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड का अनुवाद करके यह मेरी सहेली, अगर भारतीय परिवेश में यह गलत अर्थ निकलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदी में सहेली शब्द लड़का लड़की के लिए नहीं, तो लड़की अपनी दूसरी लड़की को ही सहेली शब्द का प्रयोग करने की प्रथा है, और वहाँ सहेली का अर्थ अलग हो जाता है। यह सर्वविदित बात है कि हमारे भारत देश में विवाह के बाद ही पत्नी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ शादी के बिना भी मिलकर जीवन जीते हैं। वहाँ विदेशों में बच्चे भी आ जाते हैं। अगर कहीं सहेली शब्द आने से इसके बारे में साफ साफ अर्थ समझाना पड़ता है। सहेली का मतलब गर्लफ्रेंड ही नहीं, लड़की और लड़के के बीच में ही सहेली शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसके इसी प्रकार यूरोपीय मान्यता के अनुसार कहना है तो वो सहजीवन संगिनी कहना ठीक है। इस प्रकार की चीजें देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन अनेक संदर्भों में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसी प्रकार अनेक संदर्भों में विषय से हटकर ज्यादा जानकारी देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, उन्हें क्या कब्र की चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यह ईदगाह में प्रथम पृष्ठ में ही यह वाक्य है। अगर सबसे पहले आंख बदल लें, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं, इससे संबंधित पूर्ण जानकारी देना पड़ता है। इसके साथ साथ ईद और मुहर्रम दोनों के बारे में सविस्तार जानकारी के बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। ग्रामीण जीवन से संबंधित अनेक विषयों के बारे में विवरण के साथ साथ अनेक भारतीय ग्रामीण चित्रों के द्वारा समझाना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार का भौगोलिक परिवेश यहाँ तो आई ही नहीं, जहाँ चरखी हैं,
इसके लिए जॉइंट व्हील नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों को कॉन्सेप्ट एक है परंतु पद्धति अलग है। यहाँ भी फिर वही समाधान चित्र दिखाकर ही पार कर सकते हैं। अब आगे मेला या उत्सवों से संबंधित विषयों के बारे में देखेंगे। कार्निवाल से तुलना तो कुछ हद तक कर सकते हैं, परंतु बहुत अंतर है। ईदगाह में मिठाइयों का संदर्भ है। भारत शास्त्र विभागीय विद्यार्थी होने के नाते थोड़ा परिचित तो होंगे, परंतु रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, बर्फी, विभिन्न प्रकार के लड्डू आदि से संबंधित जानकारी के बिना हम विषय को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इन मिठाइयों के बारे में कहने या तैयार करने की विधि बताने के बजाय मैंने इनमें से कुछ चीज़ों को तैयार करने की रसोई वीडियो को ले जाकर मैंने कक्षा में प्रस्तुत किया। कुछ चीज़ों को मेरी पत्नी से बनवाकर छात्रों को भी दिखाया। इस प्रकार मैं जहाँ तक संभव हो छात्रों को कहानी तथा अन्य विषयों को समझाने के लिए कोशिश किया था। यहाँ मिठाइयों के संदर्भ में मैं एक बहुत रोचक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही एक बार कक्षा में पढ़ाने के लिए कुछ हलवा की बात, अलग अलग हलवा से संबंधित बातें हुई। तो मैंने क्या किया, इसके पहले ही मैं अपनी पत्नी से पूछ के इस हलवा बनाने की पूरी तरीका मैं सीख लिया हूँ। और कक्षा में मैंने बहुत ऐसे इन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ अवेलेबल हैं, और इसको कैरेट हलवा बनाने की विधि मैंने बता दिया। ऐसे ही मैं तो बाद में आगे कक्षा को लेके गया, लेकिन एक सप्ताह के बाद एक घटना देखकर सभी लोग, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक लड़की कैरेट हलवा बना के ले आई थी। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भारतीय मिठाइयों के प्रति विदेशों में कितना आकर्षण है, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता और यहाँ के खान पान से विदेश लोग कितने पसंद करते हैं। और ईदगाह में जहाँ विभिन्न प्रकार के खिलौने हैं, यहाँ भी फिर भारतीय खिलौनों से संबंधित विवरण के साथ साथ चित्रों का ही सहारा ही लेना पड़ा। और इस संदर्भ में मैं और एक बार गूगल माता को मैं जरूर धन्यवाद देता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ों के बहुत आसानी से भी समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में कीमा है, इसके बारे में ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बुल्गारिया में भी कीमा को कैमा कहते हैं। यहाँ एक ताज्जुब की बात यह है कि तेलुगु भाषा में भी कीमा को कैमा ही कहते हैं। इसी प्रकार मैं अनेक संदर्भों में हिंदी, बुल्गारिया के साथ साथ दक्षिण भारतीय भाषाएं, तेलुगु और मलयालम से भी मैं तुलना करके अनेक समानताएं तथा भिन्नताओं के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य को और अधिक रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया था। यूरोप में खासकर मैं सोफिया में छात्रों को पढ़ाते वक्त हमेशा मैं अधिकांश संदर्भों में भारतीय और यूरोप की तुलना के द्वारा समानताएं और भिन्नताएं दोनों को रेखांकित करते हुए छात्रों को समझाने के लिए कोशिश किया था। मैं ज़्यादा प्रायोगिक हिंदी पर ही जोर देता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य छात्र आसानी से हिंदी में बोलने की क्षमता को हासिल करें। वर्ष 2011 में विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में छात्रों द्वारा देवदास की कुछ कल्पनाएं नामक एक लघु चित्र बनवाया। तब भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु बुल्गारिया के अनुरूप परिवर्तन करके लघु चित्र बनवाया। प्रेम तो विश्व में लगभग समान तो है ही। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन कहानियाँ या साहित्य के माध्यम से हिंदी भाषा तथा साहित्य ही नहीं, भारत देश और भारतीयता से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी देने के लिए एक मौका भी है। और इसके साथ साथ मैं और एक बार सारे पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से वहाँ एक नाटक करवा के बच्चों को ट्रेनिंग दे के अन्य लोगों के लिए पंचतंत्र की नीति से संबंधित कहानियों को पढ़ाने के लिए भी मैंने कोशिश किया था। और इस प्रकार जो भी समस्याएं आए हैं, लेकिन समस्याएं नहीं, इसको अड़चन या अड़चन के रूप में लेकर उससे आगे पार करने के लिए मैंने जो कोशिश किया, और भी कभी समय मिले तो और भी विभिन्न अनेक मेरे संस्मरण है। मैं जरूर आपके साथ विदेशों में हिंदी पढ़ाते वक्त आने वाली जो भी समस्याएं और समस्या को पार करने के लिए मैंने जो अपनी सीमित बुद्धि से मैंने जो किया, मैं जरूर आपके साथ साझा करने के लिए कोशिश करूंगा। और एक बार आपसे इस विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में आपके साथ मैं मेरे अपने कुछ संस्मरण और कुछ अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए जो यह मौका मिला है, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा श्रीमन नारायण को धन्यवाद
कृतज्ञता अर्पित करते हुए धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।